गुड इवनिंग एवरीवन। एज आई प्रॉमिस यू कि आज शाम तक हिंदी की पहली क्लास आ जाएगी, वो लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। हिंदी की पहली क्लास हम शुरू करते हैं वर्णमाला से, ठीक है। आई विश कि आपने पहले कभी ना कभी तो वर्णमाला ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ हम वो चीज़ भूल जाते हैं। और मैंने प्रॉमिस किया है ए से लेकर जेड तक आपको सब चीज़ रिवाइज़ करवाने का, तो मैं कुछ भी छोड़ कर नहीं चलूँगी, सब चीज़ें हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला लेते हैं, और वर्णमाला मैंने आपको लिख कर दे दी है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको यहाँ से ये पूरी नोट डाउन कर लेनी है, और नोट ये वाला हिस्सा छोड़ के फ़िलहाल तो आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। और नोट डाउन करने के बाद हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जो पहली चीज़ जो हमको याद होनी चाहिए, देखें, ये मैंने आपको स्वरों की सीरीज़ दी है और ये अलग से मैंने आपको व्यंजन की सीरीज़ दी है। वैसे ये नॉर्मली चीज़ हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को ये चीज़ याद होती है। अगर याद नहीं होता हमें तो वो ये याद नहीं होता कि कौन सी ध्वनि जो है वो कहाँ से निकलती है, कौन सी कंठ से, तालु से, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती है। ये चीज़ हमको नॉर्मली याद नहीं हो पाती है, तो एक ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको रटना नहीं है, समझना है बहुत ध्यान से, जिससे आपको ये चीज़ याद हो सके। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, देखो, हम अपने गले की तरफ से लेकर शुरू करेंगे और फिर हम अपने ओष्ठ तक जाएंगे, यानी होठों तक जाएंगे। एक सीरीज़ के क्रम में ये चलता है। आपको अपने गले से हाथ रख के फिर ये चीज़ आपको शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो आता है वो कंठ होता है, फिर तालु, मूर्धा, दंत और फिर ओष्ठ, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ये 4 से 5 बार रिवीजन करके आपको ये याद कर लेनी है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये आपको क्यों याद करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वर्ण की जो सीरीज़ होती है, जो व्यंजनों की जो सीरीज़ होती है, ये एक का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता और फिर पा वर्ग आता है। तो ये एज इट इज़ ऐसे शुरू होता है जैसे कि एज इट इज़ हमारे ये वाले अंग चलते हैं, ठीक है, एक के बाद एक। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कंठ पे, का वर्ग आता है, उसके बाद चा, उसके बाद टा, ता और फिर पा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्यों याद करनी है, तो आपको पहले सीरीज़ से ये याद करना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और उसके बाद आपको उसी सीरीज से का, चा, टा, ता, पा याद करना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और फिर का, चा, टा, ता, पा, ठीक। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ आपको याद हो गई तो कंग्रेचुलेशंस, आपने इतना पार्ट याद कर लिया है, ठीक है, कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो का वर्ग जो पूरा होता है, का, गा, गा, इनके चारों की उत्पत्ति कंठ से होती है। फिर चा की उत्पत्ति होती है, चा, चा, जा, जा, इनकी उत्पत्ति तालु से होती है। फिर टा वर्ग की उत्पत्ति मूर्धा से, ता की दंत से और पा वर्ग की उत्पत्ति ओष्ठ से होती है। इसमें याद रखने लायक बात यह है कि ये जो 5वें व्यंजन होते हैं, इन 5 वर्ग के जो 5वें व्यंजन होते हैं, उन 5 की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो नासिक से होती है, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी हमने इतने सारे याद कर लिए कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और उसके अलावा का, चा, टा, ता, पा, ठीक। ये सीरीज़ जब आपको याद हो जाएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5वें वर्ण की उत्पत्ति हमेशा नासिक से होती है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें बचती हैं, एक स्वर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और दूसरी बात ये कुछ व्यंजन बचते हैं जो हमें याद करने होते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। तो पहली बार हम स्वरों पे चलते हैं कि स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखें, जो पहले के 2 होते हैं और एक लास्ट का आहा होता है, इनकी उत्पत्ति कंठ से ही होती है, ठीक है। तो कंठ वाली सीरीज के आगे आपको 3 स्वर भी लिख देने हैं, आ और आहा। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इनकी उत्पत्ति भी कंठ से ही होती है। उसके अलावा हम चलते हैं अगला ई और ई पे। तो ई और ई की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तालु से ही होती है। देखो, एक के बाद एक सीरीज में चीज़ें आती जाएंगी। ये कंठ से आते हैं, ये फिर तालु से आते हैं। उसके बाद जो ऊ और ऊ जब हम बोलते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि ये कहाँ से आते होंगे। ऊ हमेशा ओष्ठ से आते हैं, ठीक है। ऊ और ऊ हमेशा कहाँ से आते हैं, ओष्ठ से आते हैं। री का तो आई होप आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही होगा कि री हमेशा कहाँ से बोला जाता है। जो अटपटे वर्ड होते हैं वो हमेशा मूर्धा से ही बोले जाते हैं, ठीक है। तो री कहाँ से बोला जाता है, री बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद हम इन 2 स्वरों की बात करते हैं जो ए और आई होते हैं। देखो,
अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो गुण संधि का रूल कहता है कि अ प्लस ई क्या होता है, ए होता है, और आ प्लस बड़ी ई क्या होता है, तो आ प्लस बड़ी ई क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया है अभी कि आ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कंठ से उत्पन्न होता है, और ई कहाँ से उत्पन्न होता है, तो तालु से उत्पन्न होता है। तो अगर हम ए और आई की बात करें तो ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये कंठ तालु से उत्पन्न होते हैं, सॉरी। तो कंठ तालु से निकलता है ए और आई, ठीक है। उसके अलावा ओ और औ की बात करें तो ये भी अगर आपने गुण संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा अ प्लस ऊ क्या हो जाता है, तो ओ हो जाता है, आ प्लस बड़ा ऊ करेंगे तो क्या हो जाता है, आऊ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कंठ से निकलती है और ये चीज़ ओष्ठ से निकलती है। तो ये वाली जो कॉमन चीज़ होगी ये कहाँ से निकलेगी, कंठोष्ठ से निकलेगी। देखिए चीज़ पढ़ने में थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन अगर आप एक दो बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो इजी हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि रिवीजन से ही सारी चीज़ें इजी होंगी। ऐसे कुछ भी आके आपको खुद से कुछ भी याद नहीं हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा तभी चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। अगर ये चीज़ें ईजी करनी है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अंग की बात करें तो ये नासिक्य व्यंजन होता है, जो ये पंचमाक्षर होते हैं हमारे पास, इनके साथ ही एक अंग भी होता है जो पंचमाक्षर होता है, जिसे हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। और आहा हम लिख चुके हैं कि आहा कहाँ से निकलता है, तो कंठ से निकलता है। इतनी बात आई होप सो आपको याद हो गई होगी, गुड। इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो जाएं तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपको मैन्युअली याद करनी पड़ेगी। इनकी कोई शॉर्ट टिक्स तो नहीं है मेरे पास, ना ही कोई याद करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैन्युअली याद रखनी पड़ेगी, या फिर मैं कहूँ कि रटनी पड़ेगी सिंपल सी भाषा में। तो या जो है बाकी सारी चीज़ें हम याद कर चुके हैं, जैसे हमने सारे स्वर याद कर लिए कहाँ से निकलते हैं, सारे व्यंजन हम याद कर चुके हैं। कुछ व्यंजन बचते हैं जो हमें मैनुअली याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि या कहाँ से निकलता है, तो या निकलता है तालु से, ठीक है। या निकलता है तालु से। उसके बाद र और ला दो जो व्यंजन होते हैं ये दंतमूल वत्स से निकलते हैं। और उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रा एक लुंठित व्यंजन है। पूछा जाता है कि रा कैसा व्यंजन है, तो रा लुंठित है और ला पार्श्विक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहूँ कि आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, रा लुंठित और ला पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। उसके अलावा वह जो निकलता है ये दंत ओष्ठ से निकलता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो या और व को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो या और व को अर्धस्वर कहा जाता है। उसके अलावा श और स जो हैं ये तालु, मूर्धा और दंत से निकलते हैं। यहाँ से निकलता है श, यहाँ से निकलता है स और यहाँ से निकलता है सा, ठीक है। तो ये तालु, मूर्धा और दंत से निकलते हैं, श, सा और सा। उसके बाद जो हा होता है ये कंठ से निकलता है। जैसे कि हम बोलेंगे तभी हमें पता चलता है हा, तो ये कंठ से आता है, ठीक। आई होप आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3-4 बार सिर्फ इस क्लास का रिवीजन करना है, जिससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद हम ये 3 चीज़ें लेकर चलते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे पास एक होता है मिश्र व्यंजन करके एक डेफिनेशन होती है, जो 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजनों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम मिश्र व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और एक होता है श्र, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अक्ष किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये क, याद रखना क के नीचे हलंत है प्लस श, ये अक्ष हो गया। त्रा जो हमारा बना होता है ये ता प्लस रा से बना होता है। ज्ञा जो हमारा बना होता है ये जा प्लस या से बना होता है। और श्र जो हमारा बना होता है ये श प्लस रा से बना होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन इनसे क्या पूछा जाता है कि अक्षा से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसे हम हिंदी के डिक्शनरी में कहाँ ढूंढेंगे, तो हम ढूंढेंगे उसे क से शुरू होने वाले वर्णों के बाद ढूंढेंगे, ठीक है। त्रा से अगर कोई वर्ण शुरू हो रहा है तो डिक्शनरी में कहाँ ढूंढेंगे, त के बाद ढूंढेंगे, ठीक है। ज्ञा से शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि ज्ञा से शुरू हो रहा है तो कहाँ ढूंढेंगे, तो जा के बाद हम इसे ढूंढेंगे। यहाँ पर आपकी वर्णमाला तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे पढ़ाना तो मैं आपको स्वरों का वर्गीकरण भी इसी क्लास में चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए छोटी छोटी क्लासेस करके हम ये कवर करते हैं।
तो अगली क्लासेस में हम स्वरों का वर्गीकरण और जितना पॉसिबल हो सकता है हम हिंदी और नागरी लिपि का इतिहास भी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।